जब हम इंडिया गठबंधन से बाहर आएंगे तो आरजेडी के साथ गठबंधन कैसे रह सकता? 3 महीने तक ना कोई फोन है ना संपर्क है। कांग्रेस पार्टी अछूत जैसी हो गई थी, कोई उसको छूने को तैयार नहीं था। कांग्रेस पार्टी के दो मुहे व्यवहार से दुखी था। नीतीश कुमार जी की चिट्ठी गवाह है कि ये नाजुक मामला है। 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए के पाले में जाएंगी, ये भी दीवार पर लिखा हुआ है। नमस्कार, द रेड माइक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ केसी त्यागी साहब हैं, एडवाइज़र हैं नीतीश कुमार जी के, चीफ स्पोक्स पर्सन हैं जेडीयू के, पूर्व सांसद हैं और कई दशकों से राजनीति करते आ रहे हैं। सर, इस समय एक बहुत अहम मोड़ पर देश खड़ा है, ऐसा लोग लिखते पढ़ते आ रहे हैं। नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया या सूत्रधार थे, उसके अगुआ थे, अब वो बीजेपी के साथ चले गए हैं। आप भी जब ये फैसला हुआ तब पटना बिहार में थे। क्या वजहें रहीं, किन चर्चाओं को लेकर के, किन आशंकाओं को लेकर के उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया? नीतीश जी इस गठबंधन के निर्माता हैं, इसमें दो राय नहीं। एक दौर था जब तीसरे मोर्चे का निर्माण चल रहा था। ममता बनर्जी, के चंद्रशेखर राव, अरविंद केजरीवाल जी और अखिलेश जी कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाए हुए थे। उनका मानना था कि गैर कांग्रेसी, गैर भाजपाई दलों को इकट्ठा होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के साथ काम करने के उनके अनुभव बहुत कटु थे। उस दौर में देवीलाल जी की स्मृति में एक सभा होती है हिसार में, जिसमें नीतीश कुमार भी और तेजस्वी यादव भी जाते हैं, मैं भी उसमें हाजिर हूँ। नीतीश कुमार पहली बार तीसरे मोर्चे को ध्वस्त करते कि ये अल्टीमेटली बीजेपी की ही मदद करेगा। उस समय हम एनडीए से बाहर आ चुके थे। तो और उन्होंने उसी दिन संकल्प लिया कि कांग्रेस पार्टी के बगैर कोई मोर्चा कारगर नहीं बन सकता जो भाजपा का विकल्प बनने में समर्थ हो सके। ये नीतीश जी का मानना था। नीतीश जी का मानना ही नहीं था, उन्होंने इम्प्लीमेंट भी किया। ठीक है। कांग्रेस पार्टी किन्हीं कारणों से अनिर्णय की स्थिति में है। दिल्ली में आकर के वो लालू जी के साथ सोनिया जी से मिलते हैं, राहुल जी से मिलते हैं कि आप इसमें लीड लीजिए। 3 महीने तक ना कोई फ़ोन है ना संपर्क है। नीतीश कुमार जी फिर दोबारा आते हैं, फिर इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चलिए मैं ही पटना में लीड लेके मीटिंग बुलाता हूँ। फिर वो अखिलेश के पास जाते हैं, अरविंद से मिलते हैं, ममता जी से मिलते हैं और पहली मीटिंग जो है वो होती है पटना में, जिसमें जो कांग्रेस की अनटचेबिलिटी है, जिसको लेकर के हम पे प्रहार कर रहे हैं कि हमने अनटचेबल शब्द क्यों इस्तेमाल कर लिया। तो ये सही है, मैं अभी करूंगा इस पर कांग्रेस पार्टी अछूत जैसी हो गई थी, कोई उसको छूने को तैयार नहीं था। तब नीतीश कुमार ने उसकी अस्पर्शता, अनटचेबिलिटी खत्म की और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व के साथ अरविंद जी को, ममता जी को और इनको बढ़ाया। आज हालत ये है, ममता बनर्जी का कल बयान है कि एक भी सीट कांग्रेस पार्टी को नहीं दूंगी। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि जो गाड़ी टूटी है और शीशे टूटे हैं वो टीएमसी के कहने पर टूटे हैं। सीट बंटवारा छोड़ दीजिए, दोनों एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हैं। ये परिस्थिति है। बंगलुरु में मीटिंग हुई, मुंबई में मीटिंग हुई, सारी चीज़ें हम लोग तय कराने में कामयाब थे। यद्यपि पता नहीं, रीजन बेस्ट नोन टू कांग्रेस पार्टी, वो किसी भी फैसले को टालने के मूड में थी। आपको ताज्जुब होगा कि एक कमेटी का मैं भी मेंबर हूँ जिसकी आज तक कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। ठीक है। त्यागी साहब, आप बोल रहे हैं कांग्रेस पार्टी ने जो है निर्णय ना लेकर बहुत देरी कर दी, तो कांग्रेस पार्टी से नाराजगी थी, लालू यादव से क्या नाराजगी हो गई? गठबंधन आरजेडी के साथ भी था, आप लोग बैठते मिलते, नंबर्स आपके साथ थे, कांग्रेस को बाहर कर देते। तेजस्वी कह रहे हैं मुझसे कोई बात ही नहीं की नीतीश जी ने, कोई चर्चा ही नहीं की, उनकी नाराजगी के बारे में नहीं बताया। बिहार में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके एक शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर जी, जो रोज भगवान श्री राम के विरुद्ध निंदनात्मक टिप्पणी करते थे। कोई दिन नहीं जाता था, कभी वो इतिहास के लेखन की बात करते थे, कभी सनातन को लेकर के हिंदू विरोधी भावनाएं भड़काने का काम करते थे। और नीतीश जी को उनका विभाग भी बदलना पड़ा।
एक अराजकता की जैसी स्थिति बिहार मंत्रिमंडल में हो गई थी। लेकिन जब हम इंडिया गठबंधन से बाहर आएंगे तो आरजेडी के साथ गठबंधन कैसे रह सकता है? आप लोग बात करके कोई फॉर्मूला निकालते, बात करते, तेजस्वी को बैठ के बताते, ये सब बातें होती। तो ये तमाम चीज़ों को लेकर के वो बोल रहे हैं कि हमसे एक बार बात तो करते। खड़गे साहब का फ़ोन नहीं उठाया, खड़गे कह रहे हैं राहुल गांधी ने उनसे बात करने नीतीश की जी के कोशिश, फोन नीतीश भी जी के लिए। खड़गे साहब और कांग्रेस के पार्टी के नेता नहीं उठाते थे जब वो चिंतित थे कि क्यों एक मोर्चा, क्यों एक विकल्प नहीं बन रहा है। 3-3, 4-4 महीने तक कोई सभाएं नहीं होती थी। देखिए, इस दोषारोपण का कोई अंत नहीं है। अब तो राजकुमार यहाँ तक कहने लगे हैं कि जनगणना मेरे कहने से हुई है। जिनके पिताश्री ने आरक्षण को लेकर के वीपी सिंह के खिलाफ 1.5 घंटे का लेक्चर दिया, जो आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ थे, जातिगत, जो प्रमोशन के खिलाफ थे, जो जातिगत जनगणना के खिलाफ थे, अब वो नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं। दिस इज द लिमिट। सर, मैं चूंकि आपसे मेरा अलग रिश्ता भी है और आपसे हम लोग पढ़ते सीखते भी रहते हैं, इसलिए मैं समझना चाहता हूं कि अब एक नैरेटिव तैयार हो गया है कि नीतीश कुमार को लोग लिख रहे हैं और आपसे पूछ ही रहे हैं लोग कि पलटू राम कह रहे हैं कि उन्होंने इतने बार यू टर्न ले लिया है कि अब उनका भरोसा नहीं हो गया है। उन्होंने कहा था मैं मर जाऊंगा पर बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, फिर वो चले गए, तो अब जुबान की कीमत नहीं रह गई। ऐसा विपक्ष भी बोल रहा है और कई लोग बोल रहे हैं जो उनके विपक्ष विरोधी के हो सकते हमारे हैं। नेता साथी किसी पर भी कोई आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है। एक पार्टी और एक नेता बताइए जिसमें स्थिरता रही और जो पलटू राम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस बदले हैं। पश्चिमी बंगाल में वो ममता के खिलाफ हैं, केरला में कम्युनिस्टों के खिलाफ हैं, पश्चिमी बंगाल में उनके साथ हैं। कौन सी, इवन बीजेपी जैसी पार्टी भी अपने अलायंस बदलते रही है। जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में कभी उन्होंने फारूक अब्दुल्ला के साथ सरकार बनाई है, उसके उलट फिर जो है उन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी पुत्री के साथ सरकार बनाई है। कांग्रेस पार्टी कभी टीएमसी से मिलती है, कभी बीएसपी से मिलती है। तो ये इस समय राजनीतिक स्थिरता नहीं है और सब दल और सब नेता अपनी सुविधा के मुताबिक अपने तरीके से अलायंस चुनते हैं। सो इज जेडीयू आल्सो। राहुल गांधी का एक बयान आया, वो जोक कर रहे थे कि नीतीश कुमार जो है अपना शॉल छोड़ा है राजभवन, और फिर थोड़ा आगे आ गए, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा रे शॉल छूट गया, राजभवन लेने चलते हैं। जब राजभवन वो वापस आए तो गवर्नर साहब ने कहा रे इतनी जल्दी आ गए यू टर्न लेकर के। तो राहुल गांधी ने ये जोक किया है नीतीश कुमार के ऊपर। इन पर तो माफ़ करना, इन पर ना कोई शॉल है ना कोई चादर है जिसको कहीं छोड़ कर आए। इतनी क्रेडिबिलिटी का इनका लॉस है कि इनके साथ ना कोई काम करने को तैयार है और ना इन पर कोई विश्वास करने को तैयार है। सिर से लेके पैर तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है। जब हम भी इनके साथ जा रहे थे तो नीतीश कुमार के कुछ शुभचिंतकों ने नीतीश कुमार से कहा था कि ऐसी बदनाम और भ्रष्ट पार्टी के साथ जाओगे तो 2-4 छींटें आपको भी लगेंगी। मेरे सुनने में आया है कि कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व नीतीश कुमार पर भी आरोप लगाने से चूक नहीं रहा है कि ये किसी दबाव में वहाँ गए हैं। मैं चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी के नेता और नीतीश कुमार के विरोधी एक इनकम टैक्स का, एक डिस्प्रपोर्शनेट एसेट का एक भी मामला नीतीश कुमार के खिलाफ दिखाएं, हम सार्वजनिक जीवन से अपने आप को अलग कर लेंगे। आपसे नीतीश कुमार जी की क्या बात हुई, आपसे चर्चा हुई होगी, आपका क्या सजेशन था उनको? नहीं, मैं खुद कांग्रेस पार्टी के दो मुहे व्यवहार से दुखी था। हरियाणा जहां उनका गढ़ है, 10 की 10 सीटें वो बीजेपी को दे रहे हैं, एक सीट जो है आम आदमी पार्टी को या इनेलो को देने को तैयार नहीं है। राजस्थान 25 की 25 सीटें बीजेपी को दे रहे हैं, एक सीट जो है बेनीवाल को या अजीत सिंह जी की पार्टी को देने को तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, कोई जहाँ भी उनका जन आधार बचा हुआ है, हालांकि इतना बचा है कि 2 बार से नेता प्रतिपक्ष का पद भी उनके पास नहीं है, लेकिन वहाँ कोई पावर शेयर नहीं होगी। सर, ममता बनर्जी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस को एक सीट भी नहीं देंगी, पर सवाल ये उठता है कि ममता बनर्जी भले ही कांग्रेस को सीट ना दे रही हो, लेकिन उन्होंने बीजेपी से हाथ नहीं मिला लिया। लोग कह रहे हैं कि आइडियोलॉजी जो है, क्योंकि नीतीश जी एक ऐसा चेहरा हो गए थे, लोगों को लग रहा था कि राहुल गांधी को स्वीकार नहीं करते लोग,
तो नीतीश जी एक थे, सीनियर नेता थे, परिवारवाद का कोई आरोप नहीं था, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं था, हिंदी हार्टलैंड से आते थे, समाजवादी आंदोलन से निकल करके आए हैं, और उनकी राजनीति शुरुआत में संघवाद और आरएसएस के खिलाफ भी राजनीति रही उनकी, उनके बयान रहे, लेकिन आप लोगों ने समझौता कर लिया अपने उसूलों से। हम अपने उसूलों पे आज भी खड़े हुए हैं। जब एनडीए का निर्माण हुआ था, उसके संस्थापकों में अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी थे। तब भी हमने जो विवादास्पद मुद्दे थे उनसे दूरी बनाई थी और गुड गवर्नेंस का जो एजेंडा था उससे बाहर किया था। चाहे वो राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का विवाद हो, हमारा मानना था कि इस सवाल को ठंडे बस्ते में रखो, अदालत का जो फैसला आए उसको स्वीकार करो। इतिहास गवाह है, जब तक एनडीए अटल बिहारी आडवाणी जी का था, एक दिन भी वीएचपी ने या बीजेपी ने कोई आंदोलन नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया, हमने भी, सेकुलर पार्टीज ने भी और मुस्लिम संगठनों ने भी उसका स्वागत किया। दूसरा, और 370 का था, हमारे पुरखे लोहिया हों या जयप्रकाश हों, वो शेख अब्दुल्ला की मदद करते थे आर्टिकल 370 को लेकर के। हमने कहा इसको मत बंद कीजिए। हम एनडीए में थे जब अमित शाह जी के उद्घोषण के बाद ये समाप्त हो गया। हम पहली पार्टी थी जिन्होंने वॉकआउट करके उसका विरोध किया था। तीसरा यूसीसी का था, यूनिफॉर्म सिविल कोड का। नीतीश कुमार जी की चिट्ठी गवाह है कि ये नाजुक मामला है, ये जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करो, पॉलिटिकल पार्टी से बात करो, मुख्यमंत्रियों से बात करो और उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करो। तो हम तो आइडियोलॉजिकली वहीं खड़े हैं जहाँ समाजवादी आंदोलन की धारा थी। हम तो 1 इंच भी नहीं बदले। सर, मैं आखिरी सवाल आपसे पूछता हूँ, और ये सवाल एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के तौर पर पूछ रहा हूँ, एक जर्नलिस्ट के तौर पर नहीं पूछ रहा हूँ, और मैं उस आदमी से सवाल पूछ रहा हूँ जिसने लाठी खाई उस आंदोलन में, इंदिरा गांधी से लड़े, फिर आडवाणी जी से भी लड़े, और आप लोगों ने वो एक लंबा राजनीतिक संघर्ष झेला है। हम लोगों को समझना है कि क्या अब जुबान की इस पॉलिटिक्स में वैल्यू नहीं रह गई। मैं, आपने बोला कि कोई पार्टी ऐसी हो जिसने यू टर्न ना लिया हो। बीजेपी ने भी, अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश के लिए रास्ते हमेशा के लिए बंद हो गए, नीतीश बाबू। नीतीश जी ने कहा था मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा। इस तरह तमाम तरीके के बयान हैं। जनता कहती है कि ये लोग बयान देते हैं, कार्यकर्ता नीचे लड़ते रहते हैं और ऊपर जाकर के सेटिंग हो जाती है, तो हमारी वोट की कीमत नहीं है। ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट का सवाल है। हाँ, लेकिन जनता फिर उन्हीं को चुनती है। मैं आपके सवाल की कदर करता हूँ, आपकी जिज्ञासा की भी कदर करता हूँ, लेकिन जो हमारा ढांचा है लोकतंत्र का, हम कई पार्टियों पर आरोप लगाएं कि भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, जनता अगली बार उन्हीं को चुन लेती है। लोकतंत्र में अल्टीमेटली लाइब्रेरी में जो पढ़ाई जाती चीज़ें हैं वो महत्वपूर्ण नहीं, जनता का जो वर्डिक्ट है वो महत्वपूर्ण होता है। कई बार कि इंदिरा गांधी जी को हमने 77 में हटाया कि इसने आपातकाल लगाया, इसने लोकतंत्र खत्म किया, इसने वंशवाद चलाया। 1980 में जनता ने फिर उसी इंदिरा गांधी को चुन करके मोहर लगा दी। हम क्या करें? हमारा 19 महीने जेल में पड़े रहना बेमतलब बेमायने हो गया। जो प्रेस की आज़ादी के सवाल थे वो सब खत्म हो गए। मतलब सत्ता सब कुछ है? सत्ता नहीं, जनता का फैसला। खैर, अल्टीमेटली लोकतंत्र में किसका फैसला हो? तानाशाही तो है नहीं, राजशाही तो है नहीं। तो जनता का जो फैसला हो हमें कबूल करना चाहिए। कई बार सही आपकी जो वो है, कई बार जनता के फैसले भी संतोषजनक नहीं होते। ठीक है, ये बात आपने उस प्रोफेसर वाली की जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को समझाता है, पढ़ाता है। आखिरी सवाल, सीट शेयरिंग पर आप लोगों का फैसला हो गया। पिछली बार आप लोग 17 सीटें लड़े थे, 40 में से 39 सीटें आपने जीती थी। उधर तेजस्वी ने भी ये कह दिया है कि इस बार 2024 में देख लीजिएगा, जेडीयू साफ होने जा रही है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ, ऐसा तेजस्वी का बयान है। तेजस्वी यादव हमारे मित्र के बेटे हैं, उनको बहुत कुछ राजनीति में भी सीखना है। लालू जी ने, हमने, नीतीश जी ने, रामविलास जी ने, शरद यादव जी ने, सब लोगों ने इकट्ठे काम किया है। हम बगैर कटुता के उनके बेहतरीन भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं, लेकिन उनको अपने पिताश्री और राहुल गांधी जो जैसी जो कटुता के विद्वेष की राजनीति है उससे उन्हें परहेज करना चाहिए। और 40 की 40 सीटें इस बार एनडीए के पाले में जाएंगी, ये भी दीवार पर लिखा हुआ है। चिराग पासवान पिछले बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों के सामने कैंडिडेट दे दिए थे, इस बार उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई, नीतीश जी उनसे काफ़ी नाराज़ रहते हैं।
उनसे अंडरस्टैंडिंग हो गई आप लोगों की चिराग पासवान के देखिए साथ? उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी है भाजपा के साथ। नहीं, पिछली बार भी वो गलत विकेट पे थे। हमारा भाजपा से पैक्ट है, भाजपा का किस किस से पैक्ट है उससे वो हमारी चिंता ही नहीं है। वो नुकसान तो वो करा उन्होंने नहीं, आपको। भारतीय जनता अभी नुकसान किया उन्होंने, अब माना उन्होंने नुकसान किया। आज जो हमारा 45 का आंकड़ा विधानसभा में, ये सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान की गलती की वजह से है। अगर उन्होंने प्रभावी तरीके से हमारे खिलाफ उम्मीदवार खड़े ना हुए होते तो हम भी 80-85 सीटें जीते हुए होते। लोग ये कह रहे थे कि नीतीश जी चाहते थे कि विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ करा लिए जाएं। ऐसा था? कैसी अभी बात तो हुई? समय है उसमें, अभी संभावना है उसकी? अभी समय है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव साथ हों कि ना हो, इसकी संभावनाएं तो अभी खुली हुई हैं, बंद कहाँ हुई हैं। इसकी संभावनाएं खुली हुई हैं आप कह रहे हैं? जब तक विधानसभा भंग ना हो, उसका कार्यकाल की घोषणा ना की जाए, जेडीयू में और बीजेपी में कोई परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग का की घोषणा ना हो, इस विषय पर ये सवाल खुला हुआ तो है। त्यागी सर एक इशारा कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। सर मैं ख़त्म कर देता हूँ, आखिरी सवाल आपसे पूछो कि बात बात आती जा रही है और मैं आपसे सवाल पूछता जा रहा हूँ। ईवीएम को लेकर के काफ़ी अनरेस्ट हो रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक है, ईवीएम पर अगर हमें यकीन नहीं है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा लिया जाए। अमेरिका में भी बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, जर्मनी में भी होते हैं। विश्व के बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, वो बैलेट पेपर पर आ गए हैं। तो उस पर जेडीयू के का क्या रुख है? आप लोगों को ईवीएम पर यकीन है या फिर आप लोग बैलेट सौरभ जी, पेपर? मैं उन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में हूँ जो कन्फ्रंटेशन की पॉलिटिक्स सिस्टम के अंदर करने के विरुद्ध हूँ। सड़क पर आप लड़िए, लेकिन जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उनको संभाल के और सहेज के रखिए। ये हमारे संविधान की, हमारे पुरखों की दी हुई हमें अमानत है। हम लोगों ने तो जब विपक्ष में रहे तब भी सत्ता पक्ष में रहे, ईवीएम पर हम लोगों ने सवाल नहीं उठाया। चूँकि जब मोदी जी के और नीतीश कुमार जी के घृणास्पद और विषैले रिश्ते चल रहे थे 1915 में, तब भी हम जीत करके आए थे। और उस समय 2015 मोदी जी के रडार पर नीतीश कुमार जी थे, तब ईवीएम कहाँ चला गया? तो मैं ये एक सवाल आपके बहस के लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, मैं ख़त्म करता हूँ। अब जनता, सर ने कहा कि जनता निर्णय लेती है। सारे नेता जो है कहीं ना कहीं पलटी मारते हैं और उसका इतिहास रहा है। अब नीतीश जी का जो यू टर्न है, जनता को अगर स्वीकार है तो लोकसभा चुनाव में सीटें मिलेंगे जेडीयू को, विधानसभा चुनाव में फिर जेडीयू जीत करके आएगी बीजेपी के साथ। अगर जनता को पसंद नहीं आया तो 2024 और 2025 में विधानसभा चुनाव होगा, तो उसमें वो जवाब दे देंगे कि नीतीश कुमार का उनको ये यू टर्न पसंद आया नहीं आया। तो सब जनता निर्णय लेगी उस पर। तेजस, चाहे वो केसी त्यागी सर हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो हर नेता है, उसको यकीन है और उसको उम्मीद है। सहयोगी शायन के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।